हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम सीए वीना देसाई और हम लोग पढ़ रहे हैं ACCA F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो है चैप्टर नंबर 9, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इसमें हम कुछ रिसर्च टेक्निक्स देखने वाले हैं और अनसर्टेनिटीज को किस तरह से रिड्यूस करेंगे उसकी हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे। मॉडलिंग टेक्निक्स देखेंगे जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यूज, सेंसिटिविटी, मैक्सिमैक्स, मैक्सिमिन, मिनीमैक्स, रिग्रेट एंड डिसीजन ट्रीज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्या होती है? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी जरा देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास $1 लाख है, ओके। अब $1 लाख है। इस $1 लाख को अगर आप किसी बैंक में जाते हैं और वहाँ FD बनवाते हैं, FD यानी फिक्स डिपॉजिट, ओके, फिक्स डिपॉजिट बनवाते हैं और ये गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, ओके। ये आपको कहते हैं कि अगर आप ये FD बनाते हैं और तो हम आपको इस पर सपोज 7% की रेट से इंटरेस्ट देंगे, 7% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट आएगा, ओके। क्या किया आपने? ये $1 लाख है, इसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस पर आपको बैंक क्या कह रहा है? 7% पर एनम की रेट से आपको इंटरेस्ट दे रहा है, ओके। तो मतलब $7,000 ये आपका पर एनम कैश का इनफ्लो या इनकम जो भी आप कह सकते हैं वो पक्का हो गया है। क्या चीज़ है ये? यहाँ सर्टेनिटी है या नहीं है? यहाँ पर बिल्कुल 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 सर्टेनिटी है क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है आपका ये वाला, कहीं आपका ये पैसा जाने वाला नहीं है और आपका ये कैश का 7,000 पर एनम का इनफ्लो फिक्स हो जाता है ये वाला, ओके। सो यहाँ पर ये क्या है? ये सर्टेनिटी है। नाउ सेकंड सिचुएशन लेते हैं। दिस इज द सिनेरियो 1। सेकंड सिनेरियो लेते हैं। आपने एक बिजनेस शुरू किया, ओके। कौन सा बिजनेस शुरू किया? सपोज हमने पेन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया, वहाँ $1 लाख का इन्वेस्ट किया, पेन मैन्युफैक्चरिंग की हमने। अब हमने प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में हमारे पास जो मनी आएगा वो क्या हो सकता है। सपोज वो मनी आपका 10,000 भी आ सकता है, $10,000 भी आ सकता है या $15,000 भी आ सकता है। अकॉर्डिंगली जितने आप बना रहे हो, जितने आप पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने सोचा कि इतनी की इनकम हो सकती है या आपकी इनकम इतनी भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आपकी इनकम लॉस में भी चली जाए, ओके। तो ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड रिस्क। क्या कहलाती है ये? रिस्क। सो अगर आप बिजनेस करते हैं तो हर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होती है, ओके। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ऑल बिजनेसेस फेस रिस्क। अगर आपको एकदम फिक्स्ड इनकम चाहिए जैसे आप गवर्नमेंट में कर रहे हैं या मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कर रहे हैं या गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स आते हैं उसमें लगा रहे हैं, तो वहाँ कोई रिस्क नहीं है क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ने आपको अगर प्रॉमिस कर दिया कि वो आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इनकम देगी तो वो आपका फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके अलावा आप जैसे बिजनेस करते हैं तो सारे बिजनेसेस रिस्क फेस करते हैं। रिस्क क्या होता है? वेरिएबिलिटी ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स। जो पॉसिबल रिटर्न्स है उसमें जो वेरिएबिलिटी आती है, आपने सोचा कि आपका जो रिटर्न आना चाहिए वो आना चाहिए $10,000, बट फ्यूचर में $10,000 ही आएगा। इट्स नॉट कंफर्म, ये चेंज भी हो सकता है। $10,000 आने की सपोज प्रोबेबिलिटी है 0.6 यानी कि 60% चांस है कि आपके 10,000 का आए, 40% चांस है कि आपको $5,000 का लॉस हो जाए क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सो ये क्या कहलाएगा? आपका रिस्क कहलाएगा, ओके। सो जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमें रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है, ओके। सो रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? ये जो रिस्क है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इसे मैनेज करके हम लॉस को कम से कम करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करें। ये कैसे करना है और किस तरह से प्रेडिक्ट करें हम लोग कि हमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, यही सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, राइट। सो व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? इट इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? क्या रिस्क है, सबसे पहले तो उसको अंडरस्टैंड करना
और उस रिस्क को मैनेज करना, मतलब आपको एक बार पता चल गया कि मैं ये बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस में हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर आपके पास दो बिजनेस है, दो आइडिया बिजनेस के, फर्स्ट एंड सेकंड, एक में पता है कि आपको फर्स्ट में मालूम है कि आपको लोअर प्रॉफिट आएगा, दूसरे में मालूम है कि आपको हायर प्रॉफिट भी हो सकता है और इसमें लॉस के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हैं, ओके। तब ये आपको पता चल गया कि किसमें क्या रिस्क है, तो दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट, कि मतलब एक बार आपको पता चल गया कि अंडरस्टैंड कि क्या रिस्क है, प्रोजेक्ट 1 में क्या रिस्क है, प्रोजेक्ट 2 में क्या रिस्क है, अब आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, किस तरह से इस रिस्क को मैनेज करें। आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद है, हाई रिटर्न चाहिए और साथ में रिस्क भी आप लेने के लिए रेडी हैं, तो आप प्रोजेक्ट 2 पर जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट नहीं चाहिए तो आप लोअर प्रॉफिट की ओर भी जा सकते हैं, जहाँ पर लॉस के चांसेस कम है। तो ये सब क्या कहलाता है, रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। सो व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? It is the process of understanding and managing the risk that an organization is inevitably subject to. Okay? So this is the introduction of this chapter कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, रिस्क क्या होती है, अनसर्टेनिटी क्या होती है, किस तरह से हम उनको मेजर करते हैं, ओके, और किस तरह से हम उनके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। सो ये सब हम यहाँ पर करने वाले हैं। नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखिए नाम से लग रहा होगा कि रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों सेम थिंग है, बट दोनों सेम थिंग नहीं होती, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सपोज मुझे यहाँ पर मेरे पास $1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया, अब मुझे मालूम है कि इस $1 लाख से मेरा 10,000 का भी प्रॉफिट हो सकता है, 15,000 का प्रॉफिट भी हो सकता है और मुझे 5,000 का लॉस भी हो सकता है, ओके। मेरे पास 3 कंडीशन है। मैंने प्रेडिक्ट किया कि मुझे प्रॉफिट 10,000 होने के मेरे चांसेस है 50%। कितने चांसेस है? 50%। 15,000 आने के चांसेस है 30% और 20% चांस ये भी है कि मुझे 5,000 का लॉस हो जाए, ओके। सो ये क्या कहलाता है? रिस्क कहलाता है कि आपने $1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो। देखिए मैं $1 लाख इन्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे पूरा मालूम है कि मुझे जब बैंक में अगर मैंने FD कराई है, ओके, जब मैंने बैंक में FD कराई है वहाँ मेरा गवर्नमेंट ने मुझे जैसे बैंक ने मुझे श्योरिटी दी है कि अब आपको $7% की रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वहाँ मेरा कंफर्म हो गया है कि मुझे एवरी ईयर आई विल गेट $7,000। तो ये कहलाती है सर्टेनिटी। क्या कहलाएगी? ये सर्टेनिटी कहलाएगी। लेकिन अब मेरा पेन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। मैंने आज की डेट में प्रेडिक्ट किया कि मैं अगर लगाती हूँ तो मेरा ये कंफर्म नहीं कि मुझे एवरी ईयर 10,000 ही मिलेगा, ओके। मुझे 10,000 मिलने के चांसेस 50% है, 15,000 मिलने के चांस 30% है। हो सकता है मुझे लॉस भी हो जाए क्योंकि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होती है, रिस्क इन्वॉल्व होती है, तो वहां पर लॉस भी हो सकता है और उसके चांसेस है 20% है। लेकिन ये हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि लॉस के चांसेस कम है, इनकम के चांसेस ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगी? मेरी रिस्क कहलाएगी। जब मुझे मालूम है कि मेरी क्या इनफ्लो होने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं तो वो कहलाता है रिस्क। नाउ अब $1 लाख है, मैंने क्या किया, इसको गैम्बलिंग में लगा दिया, ओके। अब गैम्बलिंग में लगा दिया तो यहाँ पर क्या है, मुझे नहीं मालूम कि अब मेरा कितना आएगा, कितना मुझे इनकम होगी, क्योंकि गैम्बलिंग में क्या है, आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको $10,000 का, $20,000 का, कितने की भी आपकी इनकम हो सकती है, या आपको लॉस भी हो सकता है, $10,000 का लॉस भी हो सकता है, $20,000 का लॉस भी हो सकता है, या पूरे के पूरे $1 लाख भी जा सकते हैं। यू डोंट नो एनीथिंग। आप किसी के लिए भी नहीं बोल सकते कि इसके आने के चांसेस कितने हैं, इसके आने के चांसेस कितने हैं, इसके जाने के चांसेस कितने हैं, यू डोंट नो। किसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जब हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो वो क्या कहलाती है? अनसर्टेनिटी कहलाती है, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं रिस्क और अनसर्टेनिटी का। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, आपने कॉइन को उछाला, हेड और टेल दो चांस आ सकते हैं, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है। क्या चांसेस हैं? हेड आने के चांसेस 50% है, क्योंकि देखिए दो ही ऑप्शन है, कॉइन उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के आने के चांसेस इक्वल है, तो कितने 50% चांस हेड के हैं, 50% चांस टेल के हैं। यहाँ आपको मालूम है कि क्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये क्या कहलाएगी? रिस्क कहलाएगी। मैंने अगर हेड चूज किया तो 50% चांस है कि हेड आ जाए, 50% चांस है कि मैं हार जाऊं और टेल आ जाए, ओके। सो दिस इज कॉल्ड रिस्क, ओके।
लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सपोज लाइफ की, तो लाइफ क्या कहलाती है? लाइफ को कभी भी रिस्की नहीं बोलते, लाइफ को क्या बोलते हैं? अनसर्टेन बोलते हैं। यू डोंट नो कि आगे क्या होगा, सो लाइफ क्या होती है? अनसर्टेन होती है। ओके, सो लाइफ में आज आप हैं, कल बहुत अच्छा भी हो सकता है, कल कुछ भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सो लाइफ क्या कहलाती है? अनसर्टेन कहलाती है। रोड है, रोड पर अगर आप कार चला रहे हैं, बहुत फास्ट स्पीड में चला रहे हैं, तो आपको आपके बगल में बैठा वाला कहेगा कि देखो इतनी स्पीड में मत चलाओ, ये रिस्की हो सकता है। क्या रिस्क इन्वॉल्व है कि अगर आप इतना फास्ट चला रहे हैं और बिल्कुल केयरलेस होकर चला रहे हैं, ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, सामने जिस हिसाब से आप चला रहे हैं, आपको कोई भी देख के बता सकता है कि कितने % चांस है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है अगर आप इतना रफली चला रहे हैं। ओके, सो ये क्या कहलाता है? रिस्क कहलाती है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ओके, तो हमने 3 टर्म्स देखी है, सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सो व्हाट इज सर्टेनिटी? जब आपको मालूम है कि एग्जैक्टली अगर आप कुछ इन्वेस्ट करें तो आपके पास कितना आएगा, जब आपको मालूम है कि एक्चुअल में क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? उसको सर्टेनिटी कहेंगे। नाउ व्हाट इज रिस्क? देयर आर ए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज नोन। जब आप कुछ कर रहे हैं, उसके बहुत सारे पॉसिबल आउटकम है और आपको उनके आउटकम की प्रोबेबिलिटी भी पता है, तो ये क्या कहलाता है? रिस्क कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ डिगिंग फॉर ऑयल इन अ पर्टिकुलर एरिया, an oil company may estimate that they have a 60% chance of finding oil and 40% chance of not finding oil. ओके, क्या मतलब है? एक एरिया है, एक ऑयल कंपनी है, जब वो यहाँ पर डिग करने जा रही है, ये एक ऑयल कंपनी है, यहाँ पर डिगिंग करने जा रही है, उसको पास्ट एक्सपीरियंस है और पास्ट एक्सपीरियंस से वो ये बता सकती है कि यहाँ पर 60% चांस है कि ऑयल निकले, 40% चांस है कि ऑयल ना निकले। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी रिस्क कहलाएगी। क्या रिस्क हो गई? कि 60% चांस, प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है कि 60% टाइम्स इस तरह के एरियाज में ऑयल निकल आता है, 40% टाइम्स नहीं निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? रिस्क कहलाएगी। नाउ व्हाट इज अनसर्टेनिटी? देयर आर ए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज नॉट नोन। आपको पता तो है कि पॉसिबल आउटकम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, same oil company may dig for oil in a previously unexplored area. The company knows that it is possible for them to either find or not find oil, but it does not know the probabilities of these outcomes. देखो यहाँ पर क्या था? इस ऑयल कंपनी के पास पास्ट एक्सपीरियंस था, पहले भी उसने इस तरह के एरियाज में ऑयल डिगिंग की है, तो डिगिंग में 60% टाइम्स ऑयल निकला, 40% टाइम्स नहीं निकला, तो उसने प्रेडिक्ट कर लिया कि मैं अगर हम यहाँ पर डिगिंग करेंगे तो 60% चांस है कि निकले, 40% चांस है ना निकले। अब एक नए एरिया में वो ऑयल कंपनी गई, ठीक है, जहां उसने कभी भी डिगिंग करी नहीं है, उसको उसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या चांस है? उसको ये पता है कि यहाँ पर ऑयल निकल भी सकता है, नहीं निकल सकता, पर क्या चांस है ये उसे नहीं पता। तो ये क्या कहलाएगी? अनसर्टेनिटी कहलाएगी। मतलब जब उन्हें प्रोबेबिलिटी पता है कि हाँ कितने % चांस आने के हैं, नहीं आने के हैं, ये प्रोबेबिलिटी पता है, तो ये क्या कहलाती है? रिस्क। और जब आपको एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी नहीं पता, आउटकम तो पता है कि इतने सारे आउटकम हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम इतने सारे हैं, बट क्या उन पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी है, ये जब नहीं मालूम होता है, तब क्या कहलाती है? ये अनसर्टेनिटी कहलाती है। ओके, नाउ अब हमने रिस्क और अनसर्टेनिटी देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं रोल ऑफ मार्केट रिसर्च टेक्निक। देखिए हमने क्या करा, देखा कि हमने क्या क्या रिस्क और अनसर्टेनिटी, क्या रिस्क होती है, क्या अनसर्टेनिटी होती है, उसका मीनिंग हमें पता चल गया। लेकिन हमें क्या करना है, बिजनेस में हमें डिसीजन लेने होते हैं, तो उन सबसे पहले हमें पता करना होता है कि क्या क्या रिस्क हो सकती है। तो रिस्क क्या होती है, क्या क्या अनसर्टेनिटीज होती है, सबसे पहले हमें वो पता करना होता है। देन रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले आप ये पता करते हैं, देन उनका इवेल्यूशन करते हैं, और उस बेस्ड ऑन दीज इवेल्यूशंस वी विल टेक डिसीजंस। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि किस तरीके से हम रिस्क और अनसर्टेनिटी का जो एनवायरनमेंट है, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसमें हम किस तरह से रिस्क और अनसर्टेनिटीज का पता लगाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें डेटा कलेक्शन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नया काम शुरू करने जा रही हूँ, मुझे सपोज एक आउटलेट ओपन करना है। ओके, अब मुझे ये जानना है कि इस आउटलेट को ओपन करने से मुझे इनकम होगी कि मुझे लॉस हो जाएगा,
कितनी रिस्क है इसमें, क्या रिस्क है, क्या अनसर्टेनिटी। जब मुझे ये सब जानना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जो एक आउटलेट ओपन करने जा रही हूँ, सपोज ये एक फूड आउटलेट है, ओके, हम लोग एक फूड आउटलेट ओपन करने जा रहे हैं। तो इस फूड आउटलेट को ओपन करने से पहले अगर उसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है। हम लोगों ने सबने देखा कि जब ये लॉन्ग टर्म के डिसीजंस हैं, लॉन्ग टर्म बजटिंग है, तो इसमें हमें इन्वेस्ट करने से पहले क्या करना होगा, इसमें क्या क्या रिस्क है, क्या अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, हमें वो पता करना होगा कि हमारे ये आउटलेट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, किस एरिया में खोलना चाहिए, कितना बड़ा ओपन करना चाहिए, और उससे रिगार्डिंग बहुत सारे डिसीजन से किस एज ग्रुप को टारगेट रखना चाहिए, किस तरह का फूड सर्व करना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी डेटा रिगार्डिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जो हमें एनालिसिस करना है उसके रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग जो हमें कस्टमर्स के रिस्पॉन्सेज, कि हम जो फूड आउटलेट ओपन करने जा रहे हैं तो कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सेज रहेंगे, उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। तो कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, आइए देखते हैं। So, market research is an important means of assessing and reducing uncertainty. देखिए, रिस्क और अनसर्टेनिटी एसेस करना और रिड्यूस करना हमारा सबसे बड़ा मोटिव है। तो उनको एसेस करेंगे, उसके बाद हम वेरियस टेक्निक्स यूज करके हमको रिड्यूस भी करते हैं एनालिसिस करने के बाद। इसके लिए हम क्या करते हैं, मार्केट रिसर्च टेक्निक यूज करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जो हम शुरू कर रहे हैं या जो हम काम कर रहे हैं उसमें क्या रिस्क और क्या अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, और हम इसे रिड्यूस कर पाए। सो एसेसिंग एंड रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, फॉर एग्जांपल अबाउट द लाइकली रिस्पॉन्सेज ऑफ कस्टमर्स टू न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स एंड प्राइस चेंजेस। सो इनके बारे में अगर हमें कस्टमर्स के रिस्पॉन्सेज लेने हैं तो हमें क्या करना होगा, वेरियस रिसर्च टेक्निक्स जो अवेलेबल हैं उन्हें हम यूज कर कस्टमर के रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं कि क्यों जो हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वो कैसा है, क्या उसका आगे फ्यूचर में रिस्पॉन्स आने वाला है, सक्सेसफुल होने वाला है कि नहीं, लोगों को पसंद नहीं आएगा और सक्सेसफुल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें, जितनी अनसर्टेनिटी है उसको रिड्यूस करना, एसेस करना, इसके लिए वेरियस रिसर्च टेक्निक यूज होती हैं। जो सबसे पहले जो क्या वेरियस रिसर्च टेक्निक्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है फोकस ग्रुप, डेस्क रिसर्च जिसे हम सेकेंडरी रिसर्च भी कहते हैं, फील्ड रिसर्च जिसे हम प्राइमरी रिसर्च भी कहते हैं। इसमें दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, मोटिवेशनल एंड मेजरमेंट रिसर्च। तो जो भी टेक्निक्स हैं चलिए उसको हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं फोकस ग्रुप। नाउ व्हाट इज फोकस ग्रुप, ओके, तो चलिए फोकस ग्रुप देखते हैं क्या होता है ये। नाउ फोकस ग्रुप, क्या होता है फोकस ग्रुप में? फोकस ग्रुप्स आर अ कॉमन मार्केट रिसर्च टूल। ये मार्केट रिसर्च टूल है, मतलब हमारा पहले तो हम मोटिव जानते हैं कि हमारा मोटिव क्या है ये रिसर्च टेक्निक यूज करने का। हम अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ये जो हमारा बिजनेस है उसके रिगार्डिंग हम देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में उसमें कितनी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, क्या अनसर्टेनिटी है और क्या हम उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकें। अब फॉर एग्जांपल मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही हूँ। मैंने एक बताया कि जैसे हम फूड आउटलेट खोल रहे हैं और उस फूड आउटलेट में मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया टाइप का पिज़्ज़ा शुरू किया है, ओके। अब मैं ये जानना चाहती कि पिज़्ज़ा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। सक्सेसफुल मतलब कि जो कस्टमर्स आएंगे उनको ये पिज़्ज़ा कितना पसंद आएगा या अगर या नहीं आएगा, मेरा जो ये आउटलेट है इसमें ये चलेगा ये प्रोडक्ट या नहीं चलेगा, ओके। तो मुझे इसके रिगार्डिंग कस्टमर के रिस्पॉन्सेज जानने, तो हम एक जो बहुत कॉमन टेक्निक है फोकस ग्रुप, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है फोकस ग्रुप में? इसमें 8 और 10 इतने पर्सन्स का हम एक ग्रुप बनाते हैं। रैंडमली हम सेलेक्ट करते हैं कुछ पर्सन्स और 8 या 10 पर्सन्स का या 12 पर्सन्स का, मतलब एक छोटा ग्रुप हम बनाते हैं, ठीक है। इनको एक जगह पर हम बिठाते हैं, छोटे इस ग्रुप को पूरे को यहाँ पर जैसे हम लोगों ने इनको बिठा दिया। और हम लोग क्या करते हैं, एक फैसिलिटेटर होता है जो यहाँ पर एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। ये फैसिलिटेटर होता है, इसको हम ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। ये इनके बीच में ये डिस्कशन स्टार्ट करवाता है। ये ग्रुप कहलाता है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप
अब जैसे हम लोगों ने पिज़्ज़ा आउटलेट खोला है और उसमें जो हमने पिज़्ज़ा स्टार्ट किया है, अब वो पिज़्ज़ा का क्या टेस्ट है इसके रिगार्डिंग हम इस ग्रुप में डिस्कशन करवाते हैं और हमें इन सब के रिस्पॉन्सेज पता चलते हैं। तो ये फैसिलिटेटर क्या करता है, रिगार्डिंग क्वेरीज क्वेश्चनर होता है इसके पास, वो अपनी क्वेरीज स्टार्ट करवाता है और उस पर डिस्कशन करवाता है इन लोगों के बीच में। ओके अब इन लोगों के बीच में ये डिस्कशन होगा, वो इस पिज़्ज़ा के बारे में सब बताएंगे कि इसको और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, इसका टेस्ट कैसा है, लोगों को ये पसंद आएगा या नहीं आएगा, ये सारा डिस्कशन यहाँ चलता है। और इस डिस्कशन के रिगार्डिंग इस डिस्कशन के हम जो पिज़्ज़ा बना रहे हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कशन होता है और उस डिस्कशन के बाद हम इस पिज़्ज़ा के बारे में इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए या इसके रिगार्डिंग क्या रिस्क, क्या अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, हम वो पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा ये प्रोडक्ट कस्टमर्स को कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए अगर आप इस डिस्कशन के बिना अगर पिज़्ज़ा को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हो सकता है फ्यूचर में उनको नहीं पसंद आया और इसकी वजह से आपकी गुडविल पर भी असर पड़े, फूड आउटलेट में ना चले। लेकिन अगर आपने ये डिस्कशन कराया और आपको इसके बारे में पता चल गया कि इसमें ये प्रॉब्लम्स है, तो आप उसको उसके टेस्ट में ये प्रॉब्लम है तो उसको अभी से आप इम्प्रूव कर सकते हैं और फिर इम्प्रूव करके आप इसको प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो कस्टमर्स के अच्छे रिस्पॉन्सेज आपको मिलेंगे। तो इस तरह हमने क्या किया, रिसर्च टेक्निक्स फोकस ग्रुप को यूज कर जो इस पिज़्ज़ा के रिगार्डिंग फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आने वाली थी हमने उसको एसेस किया और उसे रिड्यूस कर दिया, इम्प्रूवमेंट किया और रिड्यूस कर दिया और इस तरह से बिजनेस में इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी और रिस्क को हमने कुछ हद तक कम किया। तो ये टेक्निक कहलाती है फोकस ग्रुप। सो फोकस ग्रुप्स आर अ कॉमन मार्केट रिसर्च टूल इन्वॉल्विंग स्मॉल ग्रुप्स टिपिकली 8 to 10 people selected from the broader population। तो बहुत सारी ब्रॉडर पॉपुलेशन में से हम कुछ 8 या 10 पीपल को सिलेक्ट करते हैं और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फोकस ग्रुप कहते हैं। द ग्रुप इज इंटरव्यूड थ्रू फैसिलिटेटर led discussion in an informal environment in order to gather their opinions and reactions to a particular subject। तो हम क्या करते हैं कि उनमें एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाते हैं, एक फैसिलिटेटर होता है, एक डिस्कशन, एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में उनमें डिस्कशन करवाया जाता है। क्यों डिस्कशन कराया जाता है, ताकि हम उनके ओपिनियन और उनके रिएक्शन ले सके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने लिया था पिज़्ज़ा के रिगार्डिंग। ओके तो यहाँ पर हम उनके ओपिनियंस और रिएक्शंस हम पता कर सकें। अब यहाँ एक एग्जाम्पल इन्होंने भी दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल अ सुपरमार्केट में यूज अ फोकस ग्रुप बिफोर अ प्रोडक्ट लॉन्च डिसीजन इज मेड in order to gather opinions on a new range of pizzas। ओके इन्होंने भी पिज़्ज़ा का ही एग्जाम्पल लिया है कि एक न्यू रेंज ऑफ पिज़्ज़ा आया है वहाँ पर, उसके लॉन्च के लिए उन्होंने क्या किया, एक फोकस ग्रुप ऑर्गेनाइज किया और उनसे क्या किया, ओपिनियंस लिए। लेकिन फोकस ग्रुप एक कॉमन मार्केट रिसर्च टेक्निक है, अनसर्टेनिटी वगैरह के लिए रिगार्डिंग डेटा गैदर करके उसे एसेस करना और रिड्यूस करने के रिगार्डिंग, लेकिन उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड होती है। क्या होती है, रिजल्ट्स आर क्वालिटेटिव। देखिए आप जब फोकस ग्रुप से ले रहे हैं तो फोकस ग्रुप आपको बताएगा कि हाँ इसकी क्वालिटी में ये है वो है, लेकिन आपको इसके बारे में कोई क्वांटिटेटिव फिगर नहीं मिलता। क्वांटिटेटिव फिगर्स मतलब कितने लोगों ने आपके पिज़्ज़ा को पसंद किया, क्योंकि देखिए ब्रॉडर पॉपुलेशन और उनमें से आप सिर्फ 8 या 10 लोगों को ले रहे हैं, तो कितने % लोग आपके पिज़्ज़ा को पसंद कर रहे हैं, कितने लोगों ने आपके पिज़्ज़ा को खाया है, कितने लोगों ने इसके अगेंस्ट कंप्लेन की है, ये सारी चीज़ें आपको इससे नहीं पता चलती। आपको सिर्फ क्वालिटेटिव फिगर मिलता है, क्योंकि 8-10 लोगों का ग्रुप है, 12 लोगों का बहुत छोटा ग्रुप होता है, तो आपको सिर्फ मिलता है कि हाँ ये इसमें ये अच्छा था, इसमें ये अच्छा नहीं था। तो ये सिर्फ क्वालिटेटिव आपको इंफॉर्मेशन मिलती हैं। The small sample size means the results may not be representative. This is the biggest disadvantage of focus group कि देखिए सिर्फ 8-10 लोग हैं, हो सकता है इन लोगों का टेस्ट बाकी की जो पॉपुलेशन हो उनसे थोड़ा डिफरेंट हो। देखिए सबका अपना अपना टेस्ट होता है, तो ये नहीं कह सकते कि 8-10 लोग ही पूरी होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे भी जब हमने सैम्पलिंग टेक्निक देखी थी तो हमने देखा था कि जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतना ही हमारे रिजल्ट्स एक्यूरेट आएंगे। लेकिन फोकस ग्रुप में हम ज़्यादा बड़ा सैंपल नहीं रख सकते हैं। दिस इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ फोकस ग्रुप कि आप इतने सारे लोगों के बीच जितना बड़ा अगर आप सैंपल साइज रखेंगे उतना ही डिस्कशन करवाने में मुश्किल आएगी। सो
डिस्कशन अगर हमें कराना है तो हमें सैंपल साइज छोटा रखना पड़ता है, और ये सैंपल साइज हो सकता है ब्रॉडर पॉपुलेशन के लिए ना हो, ओके, सो उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हो। इंडिविजुअल में फील अंडर प्रेशर टू एग्री विद अदर मेंबर्स और टू गिव अ राइट आंसर। कई बार क्या होता है कि जो फोकस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनमें एक प्रेशर होता है कि ठीक है बाकी के 4-5 लोग हैं, सपोज आपने 8% का किया, हो सकता है बाकी के 6% एग्री कर रहे हो कि ये अच्छा है, लेकिन 2% डिसएग्री हो, तो वो क्या करते हैं अंडर प्रेशर में आ जाएंगे कि ठीक है इतने सब लोग एग्री कर रहे हैं तो चलिए हम भी एग्री कर लेते हैं, ओके। सो ये वाला प्रेशर फोकस ग्रुप के डिस्कशन में ऑलवेज होता है। कुछ ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं फोकस ग्रुप में जो प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। द कॉस्ट एंड लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी इज फ्रिक्वेंटली साइटेड एज अ बैरियर स्पेशली फॉर अ स्मॉलर कंपनीज। अगर स्मॉलर कंपनीज फोकस ग्रुप करा रही है तो जो फोकस ग्रुप में को अटेंड करने वाले लोग हैं उनको बुलाना, उनकी जो कॉस्ट है, लॉजिस्टिक जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, उन सबको बियर करना, ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, एक बैरियर हो सकता है। इसलिए आजकल ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो ऑनलाइन देखिए वैसे भी हमारा पूरा डिजिटल चल रहा है। कोरोना के बाद में आपने देखा होगा अधिकतर मीटिंग्स हम लोगों की कहाँ हो रही है, जूम पर और अदर इस तरह के वेबिनार्स वगैरह हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑनलाइन फोकस ग्रुप भी आजकल बहुत ही कॉमन और पॉपुलर हो गया है टू एड्रेस दिस इशू। तो हम कुछ लोगों के बीच में एक ऑनलाइन मीटिंग ऑर्गेनाइज कराकर भी हम इस पर डिस्कशन करा सकते हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट है। सो ये था आपका फोकस ग्रुप, ओके। तो हमने एक रिसर्च टेक्निक देखी है, दैट इज फोकस ग्रुप। नाउ सेकंड रिसर्च टेक्निक है डेस्क रिसर्च। अब डेस्क रिसर्च क्या होता है? डेस्क रिसर्च यानी कि सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा। देखिए F2 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने डेटा गैदर करने के लिए टेक्निक्स देखी थी। तो हमने देखा था प्राइमरी टेक्निक होती है और प्राइमरी सोर्सेज होता है डेटा गैदर करने के लिए, और सेकेंडरी सोर्सेज होता है। तो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा, जो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए जो सेकेंडरी सोर्स होता है, उसको हम डेस्क रिसर्च भी कहते हैं। सो इन डेस्क रिसर्च इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी सोर्सेज? देखिए मुझे आज किसी टॉपिक के रिगार्डिंग मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, आई नीड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मुझे सर्वे करवाऊं, ये सर्वे मैं खुद जाकर फर्स्ट टाइम करूं, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब हम डेटा गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ओके, डेटा कलेक्ट करते हैं, जो मुझे टॉपिक है उस टॉपिक के रिगार्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं फर्स्ट टाइम, अभी तक किसी ने उसकी इन्फॉर्मेशन ली है नहीं ली आई डोंट नो, बट मैं अपनी इन्फॉर्मेशन खुद जाकर फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रही हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहलाएगा। लेकिन अगर किसी और पर्सन ने, सपोज बी पर्सन ने इस डेटा को ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा है और मुझे जब इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट आई तो मैंने इस बी से ये डेटा ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कहलाएगा, ओके। एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड डेस्क रिसर्च टेक्निक। तो देखिए बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के लिए, जैसे हमारी क्या पॉपुलेशन है, क्या हमारा जीडीपी है, जीएनपी है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सब के रिगार्डिंग बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग बहुत सारा डेटा गैदर करती है, गवर्नमेंट एजेंसीज गैदर करती है और उन्हें पब्लिश करती है। तो ये सारा सोर्सेस ऑफ डेटा गवर्नमेंट जो पब्लिश कर रही है, ये सारा डेटा अगर हम वहां से उठाकर हम खुद यूज करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी ने जब कलेक्ट किया तो वो उनके लिए क्या हो गया? प्राइमरी डेटा हो गया। लेकिन जब हम उनका कलेक्ट किया हुआ डेटा यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा या फिर डेस्क रिसर्च कहलाता है। सो इन डेस्क रिसर्च इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज, इट ऑब्टेन्स एक्सिस्टिंग डेटा by studying published and other available source of information. For example, press articles, published accounts, census information, etc. Okay. It can often eliminate the need for extensive field work. बिल्कुल। अब देखिए मैं अगर खुद जाकर, मुझे आज डेटा की जरूरत है कि क्या किसी भी रिगार्डिंग, किसी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग या किसी की भी रिगार्डिंग अगर मुझे डेटा की जरूरत है तो मैं खुद जाकर जब डेटा कलेक्ट करूंगी तो बहुत ही कॉस्टली भी होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, इट रिक्वायर एक्सटेंसिव फील्ड वर्क, क्योंकि एक एक जगह जाके डेटा कलेक्ट करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली मेथड है, एक्सटेंसिव फील्ड वर्क की जरूरत होती है। लेकिन जब हम
गवर्नमेंट ने वो डेटा कलेक्ट कर रखा, हम डायरेक्टली जाके उनका डेटा लेते हैं, तो ये हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस करता है, ये हमारा टाइम भी सेव करता है, एंड इट एलिमिनेट द नीड फॉर एक्सटेंसिव फील्ड वर्क। कोई ज़रूरत नहीं है अब आपको फील्ड में जाके काम करने के लिए, आपके लिए डेटा पहले से जो कलेक्ट है आप जाइए और वो डेटा ले लीजिए, ठीक है। सो ये कुछ है, लेकिन साथ में इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। क्या है? फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन यूजिंग डेस्क रिसर्च। लेकिन जब हम डेस्क रिसर्च करते हैं तो हमें कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखकर डेस्क रिसर्च यूज करना चाहिए। आई मीन सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा जब हम यूज करते हैं तो कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। क्या? जो डेटा है इट मे नॉट बी एग्जैक्टली व्हाट द रिसर्चर वांट्स एंड मे नॉट बी टोटली अप टू डेट और एक्यूरेट। देखिए, अगर आप खुद जाकर लेंगे अपना डेटा तो बिल्कुल आप वो डेटा लेंगे जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, वो डेटा आपका अप टू डेट भी होगा, और बिकॉज आप खुद फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं एक्यूरेसी भी होगी। लेकिन जब वही किसी और ने डेटा कलेक्ट किया हुआ है तो जिस किसी ने वो डेटा कलेक्ट किया वो उसने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया। आपकी रिक्वायरमेंट की हो सकता है अकॉर्डिंग वो डेटा ना हो, आई मीन जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप चाहते हो सकता है वो डेटा उस फॉर्म में ना हो। पहली चीज, हो सकता है वो उन्होंने जो डेटा लिया वो बहुत पहले लिया हो, अभी तब तक सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हो, तो वो डेटा अप टू डेट भी नहीं हो सकता है। देखिए, किसी और पर्सन ने लिया है, अगर वो डेटा कलेक्ट किया है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है इसके बारे में भी आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो में हो सकता है कि उसकी एक्यूरेसी उतनी ना हो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम सेकेंडरी सोर्स से डेटा कलेक्ट ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो क्या ये वही डेटा जो हमें चाहिए, अप टू डेट है नहीं है, इसकी एक्यूरेसी के लिए भी हमें एस्टिमेशन कर लेना चाहिए यूज करने से पहले। लेकिन बेनिफिट क्या है? इट इज क्विकर एंड चीपर देन फील्ड रिसर्च। फील्ड में जाके आप खुद कलेक्ट करेंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और बहुत कॉस्टली भी हो जाता है। तो सेकंड डेस्क रिसर्च वाला डेटा क्विकर भी होता है और चीपर भी होता है, तो ये इसका बेनिफिट भी है। नाउ अब हम डेस्क रिसर्च से 3 मेन टाइप्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कलेक्टेड बाय डेस्क रिसर्च। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? पहला है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, ठीक है। इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखिए, गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती है वो क्या करती है, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेटा आपके लिए पब्लिश करती है। ओके, फॉर एग्जांपल क्या आपका इन्फ्लेशन चल रहा है उससे रिलेटेड, इंडस्ट्रीज किस तरह से वर्क कर रही है, वेरियस अलग अलग इंडस्ट्रीज का क्या परफॉर्मेंस है, जैसे एजुकेशनल इंडस्ट्रीज, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, उनके रिगार्डिंग वो डेटा पब्लिश करती है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग डेटा पब्लिश होता है, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज हो रहा है, मेन कितने हैं, विमेन कितने हैं, एजुकेटेड कितने हैं, कितना उनका एजुकेशन लेवल क्या क्या है, ये सारे डेटा गवर्नमेंट पब्लिश करती है। ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के डेटा कहलाते हैं, जिनका हमारे बिजनेस पर बहुत ही इम्पैक्ट होता है। इस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल होती है, क्योंकि हम लोग अपना बिजनेस इसी एनवायरनमेंट में चलाने जा रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस के लिए उसके रिस्क, उसके अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ओके, और कहाँ से मालूम पड़ती है हमें ये इंफॉर्मेशन? डेस्क रिसर्च से। So economic intelligence can be defined as information relating to the economic environment within which a company operates. It is concerned with such factors as GNP, investment, expenditure, population, employment, productivity, trade, etc. It provides an organization with a picture of past and future trends in the environment and with an indication of the company's position in the economy as a whole. A great deal of information is freely available in this area from sources such as government ministries, nationalized industries, universities and organizations such as OECD, etc. तो इन सब से हमें ये सारा डेटा अवेलेबल हो सकता है। सेकंड होता है मार्केट इंटेलिजेंस, मतलब अब हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, देखिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देख लिया, लेकिन अब हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं उस मार्केट के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हमारी। ओके, अब मैं ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं, तो ज्वेलरी का क्या मार्केट का एनवायरनमेंट है, क्या अभी इसकी रेट चल रही है, कितनी डिमांड आने वाली है, हमारे कॉम्पिटिटर्स उस मार्केट में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से डिजाइनर्स हैं,
तो ये सारे इंफॉर्मेशन, मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती है? डेस्क रिसर्च से। सो मार्केट इंटेलिजेंस इज इंफॉर्मेशन अबाउट ए कंपनीज प्रेजेंट और पॉसिबल फ्यूचर मार्केट। कंपनी जिसमें काम कर रही है उसका क्या प्रेजेंट मार्केट है, क्या पॉसिबल फ्यूचर मार्केट है, क्या डिमांड आने वाली है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मार्केट इंटेलिजेंस कहलाती है। सच इंफॉर्मेशन विल बी बोथ कॉमर्शियल एंड टेक्निकल, फॉर एग्जाम्पल level of sales of competitors, products recorded by business monitor or census of production, product range offered by existing or potential competitors, number of outlets forming the distribution network of a company's products, structure of that network by size, location, relation to end user, and the best overseas market for a company. So ये तो क्या कहलाता है हमारा मार्केट इंटेलिजेंस। सो हमने देखा डेस्क रिसर्च से हमने एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल की इंफॉर्मेशन ली, ओके। फिर हमने देखा मार्केट, जिस मार्केट में हम लोग वर्क करने जा रहे हैं वो कहलाती है मार्केट, उसकी इंफॉर्मेशन कहलाती है मार्केट इंटेलिजेंस। तो हमने उस मार्केट, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड, हमारे कॉम्पिटिटर से रिलेटेड, हमारे प्रोडक्ट की क्या ट्रेंड चल रहा है उससे रिलेटेड हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ली, डेट इज कॉल्ड मार्केट इंटेलिजेंस। नाउ थर्ड, internal company data is perhaps the most neglected source of marketing information. अब internal company data कहाँ से मिलेगा हमें? हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट और अदर जो हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं उन सब से हमें अपने कंपनी की डिटेल्स मिलेंगी। Companies tend to record their sales information for accountancy purposes or for the management of the sales force. Conversely, many companies, especially blue chips and public services, can often be seen to produce reams of data for no apparent reason, or because we always have done. Rarely is the information collected in a form in which it can readily be used by marketing management. So कई बार क्या होता है, हमारे इंटरनल सोर्सेज से भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती है अगर हमने प्रॉपरली एनालाइज करें, लेकिन हम लोग प्रॉपरली अगर अपनी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके नहीं यूज़ करते हैं तो वो अनसर्टेनिटी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ओके। सो जो कई बार क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन हम इंटरनल सोर्स से कलेक्ट करते हैं वो बहुत ही रेयरली मार्केटिंग मैनेजमेंट के यूज़, जिस पर्पज़ से उनको रिक्वायरमेंट है उस पर्पज़ से यूज़ आने में उतना यूज़ में नहीं आ पाती हैं। सो ये एक ड्रॉबैक रहता है इंटरनल कंपनी डेटा का। सो दीज ऑल आर कॉल्ड डेस्क रिसर्च। सो डेस्क रिसर्च से हम 3 मेन टाइप्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी को एसेस और रिड्यूस करने के लिए। तो जिस एनवायरनमेंट में हमारा बिजनेस वर्क कर रहा है उसमें हमें 3 टाइप्स की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जो हम डेस्क रिसर्च से ले सकते हैं। फर्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट में हम लोग काम करने वाले हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करने वाला है। देन मार्केट इंटेलिजेंस, यानी जिस मार्केट में हम लोग काम करने वाले हैं। एंड थर्ड होती है इंटरनल कंपनी डेटा, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हमें जो हमने अकाउंटिंग वगैरह करी है, जो हमने डेटा रिकॉर्ड किया हुआ है, वहाँ से हम डेटा लेकर अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी एसेस कर सकते हैं और उसे रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट है, 2 टेक्निक हम देख चुके हैं, फोकस ग्रुप एंड डेस्क रिसर्च। अब हम थर्ड टेक्निक देखने जा रहे हैं, डेट इज फील्ड रिसर्च। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके 2 सोर्स होते हैं, एक होता है सेकेंडरी सोर्स और दूसरा होता है प्राइमरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स से जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड रिसर्च। सो इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अ टारगेटेड ग्रुप। तो जो हमारा ग्रुप टारगेटेड है कि मतलब हाँ इन लोगों से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, हम डायरेक्ट जाते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं और पर्सनली जाकर फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है? फील्ड रिसर्च कहलाता है। Although it is more expensive and time consuming than desk research, results should be more accurate, relevant and up to date. बहुत एक्सपेंसिव है ये वाला, टाइम कंज्यूमिंग भी है एज कम्पेयर टू डेस्क रिसर्च, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन क्या होता है, बेनिफिट क्या है फील्ड रिसर्च का? डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं मोर एक्यूरेट होता है, रेलिवेंट होता है एंड अप टू डेट होता है। यानी कि जो इसका एडवांटेज है डेस्क रिसर्च का, वो डिसएडवांटेज है क्योंकि वो डेस्क रिसर्च में नहीं है, इसी वजह से हम फील्ड रिसर्च करते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है।
अब जो हम फील्ड रिसर्च करते हैं वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है मोटिवेशनल रिसर्च, एक होती है मेजरमेंट रिसर्च। मोटिवेशनल रिसर्च क्या होती है, क्वालिटेटिव नेचर की होती है, ओके। और मेजरमेंट रिसर्च जो होता है वो क्वांटिटेटिव नेचर की होती है बेसिकली। सो मोटिवेशनल रिसर्च में क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस व्हाई कंज्यूमर्स डू और डू नॉट बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअली हम लोग साइकोलॉजी जानने की कोशिश करते हैं हमारे कंज्यूमर्स की, कि क्यों वो किसी प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, देखिए अगर आप कस्टमर से जाके डायरेक्टली पूछें तो वो आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं देता या मैनिपुलेटिव आंसर देता है वो आपको, लेकिन एग्जैक्टली क्या रीजन है अगर हमें वो जानना है तो हम अगर कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू अगर हम उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करें तो एग्जैक्टली उसके माइंड में क्या चल रहा है वो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये हम कहाँ से यूज करते हैं, मोटिवेशनल रिसर्च टेक्निक से यूज करते हैं, ओके। सो क्या क्या मोटिवेशनल रिसर्च टेक्निक होती है, पहला होता है डेप्थ इंटरव्यूइंग। देखिए अगर आप डायरेक्टली उनसे पूछेंगे किसी प्रोडक्ट के बारे में तो हो सकता है वो प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पाए, ओके, या फिर घुमा फिरा के आंसर दें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेन्ड पर्सन को लगाते हैं और ट्रेन्ड पर्सन उनसे डेप्थ में जाके उनका इंटरव्यू लेता है, बहुत अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ये पर्सन इतने ट्रेंड होते हैं कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछकर उनसे पता कर सकते हैं कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट के बारे में क्या वो सोचते हैं, जो मतलब बातें वो मुंह से नहीं बोलना चाहते, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली जो बातें उनके माइंड में है वो उन बातों को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज कर। तो ये होता है डेप्थ इंटरव्यूइंग। सो व्हाट इज डेप्थ इंटरव्यूइंग, अंडरटेकन एट लेंथ बाय अ ट्रेन्ड पर्सन who is able to appreciate conscious and unconscious associations and motivations and their significance, okay. So this is one of the technique of motivational research technique. Now second is group interviewing. अब यहाँ क्या करते हैं, हम एक ट्रेन्ड पर्सन को रखते हैं उसके सुपरविजन में। यहाँ तो क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन से जाके आप इंटरव्यू कर रहे हैं। ग्रुप इंटरव्यूइंग में क्या होता है, 5-6 लोगों का 10 लोगों का एक ग्रुप तैयार करते हैं और उनसे जाकर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन भी करवाते हैं और रेलिवेंट सब्जेक्ट पर उनका इंटरव्यू लेते हैं। एक साथ पूरे ग्रुप का लेते हैं और उनसे जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट है तो हम उसके बारे में उनसे पूछते हैं, ओके। सो वेयर बिटवीन 6 and 10 पीपल आर आस्क्ड टू कंसिडर द रेलिवेंट सब्जेक्ट अंडर ट्रेन्ड सुपरविजन। ये क्या कहलाता है, ग्रुप इंटरव्यूइंग कहलाता है। देन थर्ड टेक्निक है वर्ड एसोसिएशन टेस्टिंग। आपने इस टेक्निक के बारे में बहुत सुना भी होगा। क्या करते हैं हम लोग, कुछ एक वर्ड देते हैं और सामने वाले से कहते हैं कि इस वर्ड को बोलो और इससे देखो कि तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पिंक और पिंक बोलते हैं आपके दिमाग में क्या आया, हो सकता है किसी के दिमाग में आया होगा पिंक सिटी, किसी के दिमाग में आया होगा रोज, पिंक रोज, ओके, किसी के दिमाग में कुछ और वर्ड आया होगा। तो जो हमने वर्ड बोला उसके बाद फर्स्ट वर्ड उनके मुंह से क्या निकला उसके बेसिस पर हम उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है उसे टेस्ट करते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड वर्ड एसोसिएशन टेस्टिंग टेक्निक। On being given a word by the interviewer, the first word that comes into the mind of the person being tested is noted. उसको नोट कर लिया जाता है and accordingly सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है उसे फाइंड आउट किया जाता है। Then next है triad testing. अब triad testing में क्या होता है, where people are asked which out of a given 3 items they prefer. मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ हमको 3 items दिखा दिया, सेम ही ब्रांड का दिखा दिया, अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाए या एक ही टाइप के प्रोडक्ट का अलग अलग ब्रांड्स दिखा दिए, ओके। अब उनसे पूछा जाता है कि आपको कौन सा ब्रांड पसंद, कौन सा वाला प्रोडक्ट आप प्रेफर कर रहे हैं। तो वो जो प्रोडक्ट चूज करता है उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि उस कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, ओके। सो ये कहलाता है ट्रायड टेस्टिंग, वेयर पीपल आर आस्क्ड व्हिच आउट ऑफ अ गिवन 3 आइटम्स दे प्रेफर, इफ द 3 आर ब्रांड्स ऑफ अ गिवन टाइप ऑफ प्रोडक्ट और 3 सिमिलर टाइप्स, replies may show a great deal about which features of a product most influence the buying decision, okay. So ये क्या कहलाता है आपकी ट्रायड टेस्टिंग।
सो ये थी मोटिवेशनल टेक्निक्स, मोटिवेशनल रिसर्च टेक्निक्स। क्या क्या मोटिवेशनल रिसर्च टेक्निक्स थी? फर्स्ट थी डेप्थ इंटरव्यूइंग, ग्रुप इंटरव्यूइंग, वर्ड एसोसिएशन टेस्टिंग, एंड लास्ट वन थी हमारी ट्रायड टेस्टिंग। ओके, सो ये कुछ मोटिवेशनल रिसर्च टेक्निक्स थी। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। थैंक यू।